ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ये याद रखना है, देखिए स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। और प्रेशर, अगर प्रेशर के बारे में हम लोग अगर जाने, प्रेशर, प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर बात, तो जो प्रेशर का यूनिट होता है वही स्ट्रेस का यूनिट होगा, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही स्ट्रेस का डायमेंशन होगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, वहां पे ऑप्शन में रहेगा स्ट्रेस एंड प्रेशर, दूसरा रहेगा वर्क एंड प्रेशर, वैसे करके चार ऑप्शन आपको बना दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस। तो दोनों क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट जब हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। बट है तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, है तो फोर्स पर यूनिट एरिया। जब इसको हम लोग डिफाइन करने जाएंगे, दोनों में डिफरेंस करने जाएंगे, तो हम लोग इस टाइप से इसको डिफरेंट करेंगे, एक दूसरे को अलग करेंगे कि इंटरनल फोर्स है और ये सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया है। बट दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन दोनों का सेम होता है। देखिए हम लोग जानते हैं पास्कल, हम लोग पढ़े हैं कि पास्कल जो यूनिट होता है वो प्रेशर का होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का भी सेम होगा, हम स्ट्रेस का भी यूनिट को हम पास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज याद रखना है, स्ट्रेस और स्ट्रेस और प्रेशर का ऐसा यूनिट सेम होता है, डायमेंशन दोनों का सेम होता है, और यही दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हम देते भी हैं और मैं भी आपका नेक्स्ट एग्जाम में हो भी सकता है इस टाइप का। आगे है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस एक बॉडी में जनरेट कब होता है, जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है इनसाइड द बॉडी, और वह इंटरनल फोर्स बॉडी को अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करने में मदद करता है। तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स किस टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है जिसको हम लोग खींच के लंबा कर सकते हैं, खींच के लंबा कर दिए, और एक एक था ये इसको इधर फोर्स लगाए खींच के लंबा कर दिए, दूसरा एक था जिसको इधर से फोर्स अप्लाई करके प्रेस करके कॉम्प्रेस करके छोटा कर दिए। दोनों में दो टाइप से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब खींच के लंबा करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, इंक्रीजिंग लेंथ, जब उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग नाम से उसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और जब उसको कॉम्प्रेस करेंगे, जब उसको दबाएंगे, ठीक है, जब उसके लेंथ को घटा देंगे तो जो स्ट्रेस होगा इनसाइड द बॉडी उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। याद रखना है, लंबाई बढ़ रहा है जो स्ट्रेस होगा टेंसाइल स्ट्रेस, और जो जब लंबाई को प्रेस करके घटा दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो जो स्ट्रेस होगा इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ बढ़ेगा और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ जो है वह छोटा होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट जब हम किसी को पकड़ के लंबाई को बढ़ाएं और किसी की लंबाई को घटाएं, तो आप इसका ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट को आप एग्जाम्पल के तौर पे दोनों को रख सकते हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नहीं है, जब आप फोर्स अप्लाई कर देंगे, स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर देंगे, एक ही कोई भी सेम ऑब्जेक्ट हो, सपोज करिए कि मैं एक रबड़ को लिया, रबड़ पे जब मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया तो वहां पे वो टेंसाइल स्ट्रेस, इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस है। जब उसको रबड़ को कंप्रेस कर देंगे तो फिर इसके अंदर जो स्ट्रेस होगा इस बॉडी के अंदर उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे ये देखना है कि किसके कारण वो स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका लंबाई बढ़ा है इसके कारण, एक्चुअली ये लंबाई बढ़ा दैट मीन्स डिफॉर्म हो रहा है। तो डिफॉर्म किस फॉर्म में हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ, लंबाई बढ़ जा रहा है।
तो जो उसमें होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ पे ये भी डिफॉर्म होगा जब कॉम्प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिफॉर्म क्या हो रहा है, लेंथ इसका घट जाता है, तो हम लोग कहेंगे इस लेंथ घट जाने के कारण जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। आप इसमें एग्जांपल के तौर पे कोई एक रबर लीजिए और वो सेम ऑब्जेक्ट दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा जब हम लोग दो अलग अलग टाइप का फोर्स अप्लाई करेंगे। सर तो इसमें ठीक है, स्प्रिंग को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, स्प्रिंग को भी ले सकते हैं। स्प्रिंग सर, स्प्रिंग का तो मॉलिक्यूल पार्ट्स तो ठोस नहीं है, मतलब वो तो पंच टाइप का होगा सर। तो क्या होगा, आप जब उसको लंब खींचेंगे, जब एक स्प्रिंग को आप ऐसे सपोज कीजिए एक स्प्रिंग यहाँ पे है, ठीक है, एक स्प्रिंग को जब आप खींच के लंबा किए, ठीक है, तो आपने फोर्स को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, फोर्स को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और हमने बात किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इंटरनल फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं एफ आई। ठीक है, और ये जो एफ आई, और ये हमने बताया था कोई ऑब्जेक्ट में जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी के अंदर में एक ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण वो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एफ आई, एफ आई के नाम से जानते हैं या फिर रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। और यही फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग जानते हैं वो स्ट्रेस होता है। तो जब स्प्रिंग को इधर खींचा जाएगा तो फिर भी तो वहां पे इंटरनल फोर्स जनरेट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यस जब सर। नेक्स्ट अब जब नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड किया जाएगा, आप देखिए स्प्रिंग को अगर हम कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो दैट मीन्स हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाएंगे, फोर्स को जब हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अब ये भी तो डिफॉर्म होगा, इसका कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। तब क्या होगा, अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तब स्प्रिंग ओरिजिनल साइज में आने के लिए स्प्रिंग को इधर जाना होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मेरा यहाँ पे बदल जाएगा, एफ आई का डायरेक्शन, एफ आई का डायरेक्शन बदल जाएगा, इंटरनल फोर्स का डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे यही फोर्स इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लीजिए, कंडीशन सेम ही होगा, उसको जब हम लोग कंप्रेस या क्या कहते हैं इसको लंबाई को बढ़ाने के लिए लगाएंगे फोर्स, तो फिर दोनों चाहे स्प्रिंग हो चाहे मैं किसी और ऑब्जेक्ट को लूं, तो वहां पे प्रोसेस सेम ही होगा। ठीक है सर तो फोर्स का टाइप सिर्फ खींच सकते हैं या फिर उसको जैसे कि लोहा लेते हैं तो लोहा को हम पीट के भी उसको लंबा कर सकते हैं, उसको पीट के मतलब उसको छोटा भी कर सकते अच्छा, हैं तो। देखिए जब आप लोहा को पीट देते हैं, जब हाँ लोहा को आप पीट के देते हैं तो फिर तो वो आपका इलास्टिक को पीट के जब उसको दूसरा साइज में बना दिए, तो इलास्टिक। हाँ, क्या वो अपना ओरिजिनल साइज में आता है या नहीं आता है? जब आप उसको पीट देते हैं तो वो फिर ओरिजिनल साइज में नहीं आता है, दैट मीन्स उसका सर नहीं इलास्टिक आता, प्रॉपर्टी रहा कहाँ? नहीं रहा सर। तो फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी जब नहीं है तो फिर ये चीज नहीं शो करेगा वो। हमने क्या किया, वो जो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी के कारण ही इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी रहा ही नहीं है, वह अपना ओरिजिनल साइज आया ही नहीं या फिर आना ही नहीं चाहता, तो फिर उसमें तो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो ही नहीं कर रहा वो, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब ये ऑटोमेटिक अपने फॉर्म में आ जाता है या फिर इसको करना पड़ता है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑटोमेटिक फॉर्म में नहीं, हमको ये जो हम स्पेस लगाएंगे, ये जो हम फोर्स लगाएंगे, हमको ऑलवेज ये याद रखना है कि फोर्स जो होगा वो इलास्टिक लिमिट में होगा, इलास्टिक अच्छा लिमिट में ही रखना। दैट मीन्स हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जब तक कि उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी बना हुआ रहे। अगर मैंने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया फिर तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी अपना लॉस कर दिया, दैट मीन्स फिर वो ये टेंडेंसी शो नहीं करेगा, फिर उसमें इंटरनल फोर्स जनरेट नहीं होगा। समझ रहे बात को? यस सर। जहाँ पर इलास्टिक फॉलो होगा सर वहां पे ये स्ट्रेस। सब फिर से बोलिए। जहाँ पर इस इलास्टिक फॉलो होगा सर, जैसे वो अपनी इलास्टिक लिमिट में रहेगा, हाँ तो हाँ, वहां पर बोल सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर एकदम बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमको जो फोर्स, अगर हम इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर फोर्स लगा देते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट अपना प्रॉपर्टी खो देता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कल, एक रबर को थोड़ा सा खींच के अगर आप छोड़ दीजिएगा
ठीक है। तो फिर रबड़ अपना ओरिजिनल साइज गेन कर लेता है, दैट मीन्स उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। जब यस उसको सर। और ज्यादा खींच देते हैं तो फिर वो ओरिजिनल साइज नहीं आ पाता है, दैट मीन्स वो पार्शियली इलास्टिक हो जाता है। पार्शियली जब इलास्टिक होगा दैट मीन्स अंदर से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कंप्लीटली उसका ओरिजिनल साइज गेन नहीं करवा पाता है। तो हम कहेंगे कि उसमें वो जो है ऑब्जेक्ट है फुल्ली इलास्टिक नहीं है, पार्शियली इलास्टिक है। पार्शियली इलास्टिक है दैट मीन इंटरनल फोर्स कम होगा। इंटरनल कम फोर्स अगर कम होगा तो जिसकी वजह से वो अपना साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। ओके सर, क्लियर। ओके। अगला है स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेन रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स हमने बात किया, चाहे वो दो टाइप का होगा, उसके लंबाई को घटा देना या लंबाई को बढ़ा देना। तो स्ट्रेन रेशियो होता है चेंज इन कन्फ्यूगेशन टू द ओरिजिनल कन्फ्यूगेशन। दैट मीन्स बदला हुआ उसका रूप या फिर बदला हुआ उसका साइज बाय ओरिजिनल साइज से जब हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग उसको कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेन ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फ्यूगेशन टू द ओरिजिनल कन्फ्यूगेशन। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। इफ डेल्टा एक्स बी द चेंज इन कन्फ्यूगेशन, हमने माना कि इसका जो कन्फ्यूगेशन था, वॉल्यूम था, एरिया था, जो भी कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में जो चेंजेस आया आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, जो चेंज आया वह डेल्टा एक्स का चेंजेस है। ठीक है। अब ये मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पॉजिटिव चेंजेस है कि नेगेटिव चेंजेस है, बट वो चेंज आया इतना। ठीक है। अब पहले था ये ओरिजिनल था, ये एक्स था, अब ये चेंज आया है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स चेंजेस आया है। ठीक है। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा हमारा, डेल्टा एक्स मतलब जो चेंज हुआ और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो था, उसके कॉन्फ़िगरेशन से जब दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमें मिलेगा उसी को हम कहेंगे स्ट्रेन। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, ये अगर एक रड है, इसका लंबाई एक्स है, फिर मैंने इसको स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, इसके लंबाई को, ये पहले यहां से यहां तक एक्स था, यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स इंक्रीज कर दिया, डेल्टा एक्स इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रेन ऑफ दिस रॉड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन लेंथ कितना आया, टोटल लेंथ हो जाएगा एक्स प्लस, अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, तो हो जाएगा चेंज इन लेंथ मेरा आ गया डेल्टा एक्स बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था मेरा एक्स। तो हम कह सकते हैं इस रॉड का जो मेरा ये आया स्ट्रेन आया वो डेल्टा एक्स बाय एक्स है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, ये डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ये दैट मीन्स अगर मैं इसका यूनिट लिखूं, लेंथ का यूनिट ऊपर में भी मीटर और नीचे में भी मीटर। अब बताइए यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करने जाऊं तो ये हो जाएगा m टू दी पावर 0, और m टू दी पावर 0 दैट मीन्स 1 होता है। तो क्या कह सकते हैं हम, ए स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं होता है, जिसका यूनिट नहीं होता है, एज वेल एज इसका डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्ट्रेन इज ए रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, टू सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स ऊपर में भी लेंथ है और नीचे में भी लेंथ है, तो दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, जिस वजह से ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना ही यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन कई बार इस फॉर्म में आता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0 के फॉर्म में लिखा हुआ आप लोगों को मिल सकता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। आप जानते हैं समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाए तो कभी घबराना नहीं कि सर आपको बोले थे इसका डायमेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेन का डायमेंशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
इसका मतलब होता है इसका डायमेंशन नहीं है, ना ही इसमें मास है, ना ही इसमें लेंथ है, ना ही इसमें टाइम है। तो दैट मीन्स स्ट्रेंथ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कुछ भी नहीं है, ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। ठीक है, स्ट्रेंथ क्लियर हुआ। याद रखना है बस, चेंज इन कन्फिगरेशन, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे एरिया हो, कुछ भी है, चेंज बाय ओरिजिनल। अगर एरिया बदल रहा है तो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन ब्रेथ बाय ओरिजिनल ब्रेथ कर देंगे तो उसका स्ट्रेन हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। अब है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, हमने बात किया अभी कि लंबाई में जब बढ़े, जैसे रड का एग्जांपल मैंने लिया, एक रड है उसको खींच के लंबा कर दिया तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को हमने कहा कि एक स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन ऑफ द रड। लेकिन उसका एक सर्टेन नेम है, उसका सर्टेन नाम क्या है? उसको हम लोग कहेंगे लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसका नाम होगा कि अगर लंबाई में बढ़ रहा हो, लंबाई में बढ़ोतरी हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा कंडीशन है, जब हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचते हैं तो हमारे पास इस टाइप का कंडीशन आता है, दोनों साइड में मोटा होता है, हो जाता है, बीच में पतला हो जाता है, इस टाइप का कंडीशन आता है, इसको हम लोग कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। और तीसरा आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन दैट मीन्स किसी को अगर हम इक्वली चारों साइड से दबाते हैं उसका वॉल्यूम घट जाता है, या फिर चारों साइड से इक्वल फोर्स से अगर हम लोग स्ट्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम में चेंजेस होगा उसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, अगर लेटरल स्ट्रेन दैट मीन्स लंबाई तो बढ़ रहा है लेकिन उसका बीच का मिडिल टर्म का डायमीटर कम हो जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हो गया कि पकड़ के खींच तो रहे हैं उसके, लेकिन उसका लंबाई इक्वल बढ़ रहा है, डायमीटर सेम रह रहा है लेकिन उसकी लंबाई बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है इसमें कि यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है यहाँ पे कम है, हर एक जगह डायमीटर सेम रहेगा और उसकी लंबाई बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन, दोनों साइड का डायमीटर ज्यादा रहेगा, बीच का डायमीटर कम होते जाएगा, बीच में पतला होते होते लंबा होगा। दो टाइप हुआ। तीसरा वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम छोटा हो जाएगा या वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दैट मीन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम करेंगे तो हमको वॉल्यूम स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगला है आपका हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? ये आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन भी आता है, और कोई भी वाइवा एग्जाम हो या फिर आपका इंटरव्यू हो, काफी पूछा जाता है ये। ठीक है, हुक्स लॉ स्टेटमेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखिए, हुक्स लॉ तभी मतलब फॉलो होगा जब मतलब क्या होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट दैट मीन्स हम वह मैक्सिमम फोर्स जहां तक उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी बॉडी का बना हुआ रहे, तभी ये लॉ मतलब काम करेगा या फिर ये लॉ एग्जिस्ट करेगा। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इन योर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, एफ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, अब जो स्ट्रेस होगा दैट मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एफ बाय ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स चेंज इन कन्फिगरेशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ को याद रखना है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट क्या होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, हुक्स लॉ को याद करना काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी इजी भी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, या फिर स्टार्टिंग से बोल रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, काफी इजी है। अब ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, दैट मीन्स अगर हम इसको नेक्स्ट टाइम में अगर हम इसको इस टाइप से लिखना चाहते हैं, स्ट्रेस को अगर यहाँ पे इक्वल टू दे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है ई, और यहाँ पे स्ट्रेन लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेन। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस यहाँ पे स्ट्रेस के नीचे हम लोग स्ट्रेन ले आए
और इक्वल टू ई हो गया। जैसे यहाँ पे यहाँ इस फॉर्म में आप देख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसको हम लोग ई कहते हैं। और ई क्या है, तो ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी हैविंग डायमेंशन एंड यूनिट सेम एज द स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो ई आया, इसको हम लोग कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक होगा उसका यह मापांक है। माप मॉडुलस को हिंदी में मापांक बोला जाता है, और इसी से हम लोग मेजर करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक होगा। ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एक स्टील और एक रबड़ को कंपेयर करेंगे कि हु इज मोर इलास्टिक। ठीक है, वहां पे हम इस रिलेशन को यूज करेंगे कि कौन ज्यादा इलास्टिक है। रिलेशन क्या है हमारा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो एक कांस्टेंट आता है इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा चलिए इसके हम यूनिट के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो बता सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा, निकाल सकते हैं, बताइए। तो इस ई का यूनिट बताइए, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए मुझे। यूनिट, न्यूटन पर न्यूटन, वेरी गुड, एंड डायमेंशन ml to the power -1 t to the power -1। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें से यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे कोई है जिनको यूनिट एंड डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे ये कंफ्यूजन हो रही है, या फिर आपको नहीं आता हो, देख लीजिए एक बार कि इसका हम लोग यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेसिक चीज है, इसको थोड़ा जानिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको। और मैं उसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जो कि आपके इंटरव्यू के लिए हो, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। तो अगर इस कहीं पे किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो जो यूनिट या फिर डायमेंशन स्ट्रेस का होगा वही यूनिट और डायमेंशन ई का होगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। ठीक है, कारण स्ट्रेस हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑन व्हिच द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिपेंड। किन किन चीजों पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, ये भी किसी क्वेश्चन के टेल में एक नंबर को के रूप में इसको ऐड कर दिया जाता है, तो काफी आप इसको याद रख सकते हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस है वो उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि वो कॉम्प्रेस्ड स्ट्रेस है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लैटरल स्ट्रेन है या वॉल्यूम स्ट्रेन है। तो इन चीजों के ऊपर भी हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है। नंबर 4 इमीडिएट पास्ट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे एक लोहा को पिघला के एक रॉड बना गया, तो पहले क्या था वह मेटल, पहले वो लोहा था, अब उसको रॉड के फॉर्म में बनाया गया है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि वो इमीडिएट मतलब उससे पहले वह क्या था, किस फॉर्म में था। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे चीज को पिघला के अगर फॉर्म में ढाल दिया जाता है, तो वहां पे इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मतलब पहले जस्ट इससे पहले वह किस पोजीशन में था, उसका क्या स्टेट था, उस ऑब्जेक्ट का किस स्टेट में था, ये भी काफी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर पानी को ये जमा के बर्फ बना दिया जाता है, ठीक है, यानी वहां भी स्टेट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, स्टेट चेंज हो जा रहा है, तो प्रीवियस स्टेट क्या था, इन चीजों के ऊपर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा डिपेंड करता है। ओके,
नेक्स्ट आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक आप लोग का सिलेबस में नहीं है, अगर वो होता तो उसमें ये आपको पढ़ना पड़ता और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इस ग्राफ में इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो चार टाइप्स का अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी, ऑल मेटल्स आर डिवाइड इन 4 ग्रुप्स, तो सारे चीजों का बात होगा यहाँ पे। चलिए देखिए, अब हम इस ग्राफ को शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ इस पे मैं नहीं जाके, मैं सिर्फ ग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये ऊपर की ओर स्ट्रेस को मैंने लिया है इस डायरेक्शन में, यानी इधर y होता है, y में मैंने स्ट्रेस को लिया है, और x डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेन को रखा है। ये है x और ये है y, y और x में स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैंने रखा है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि O से लेके, यानी यहां से लेके यहां से यहां तक, O से P तक जो हमारा लाइन है वह एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वह एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन दैट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, कि यहाँ पे स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है उसी के रेशियो में हमारा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स हम कहेंगे यहाँ पे अप टू पॉइंट P तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अगर किसी को अगर अभी भी डाउट है कुछ तो आप मुझे बोलिए, ठीक है। अप टू, जब भी अगर स्क्रीन में चल जाए तो एक बार हमको बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल देख के नहीं कंप्यूटर देख के पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा, अप टू पॉइंट P तक, अप टू पॉइंट P, यहाँ पे देखिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, O और P तक एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन हमें ये शो करता है कि ये जो एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स y एक्सिस में स्ट्रेस है, x एक्सिस में स्ट्रेन है, तो हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो इंक्रीज होने का जो रेशियो है वो हमेशा सेम है। इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों का जो इंक्रीजमेंट का रेशियो है वह सेम है। सपोज करिए आ जाए कि अगर ये 1 है और इसको मैं 2 लेता हूँ, ये 3 लेता हूँ और ये 4 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम होगा 1 2 3। दैट मीन्स अगर ये दोनों को यहाँ और इसको 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे भी इसको 3/3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी दैट मीन्स ऑल टाइम अगर एक दूसरे एक्सिस को डिवाइड करें एक से दूसरे को तो इक्वल आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों का जो इंक्रीजमेंट का जो रेशियो है वो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों समान होगा, दोनों एक्सिस में इक्वल इंक्रीजमेंट होगा अप टू पॉइंट P तक। अच्छा, अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक लिमिट अप्लाई है, इलास्टिक लिमिट को फॉलो कर रहा है और हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तो है ही, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। कहां से कहां तक, पॉइंट O से P तक, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पॉइंट O से P तक हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है। P से OP हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि स्ट्रेन को इससे फर्दर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए इस टाइप का एक बनाया जाता है, यहाँ पे एक वायर को लटकाया जाता है, एक वायर है, इस पे एक लोड, यहाँ पे एक लोड को वेट, यानी कह सकते हैं वेट लोड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोड देंगे तो श्योर है इसकी लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो ये कहा जाता है कि अप टू पॉइंट P तक ये दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल आया। अब बात होता है कि इसके वेट को बढ़ा के इसकी लंबाई को और बढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मतलब
चेंज इन लेंथ बढ़ रहा है, ओरिजिनल लेंथ तो नहीं बढ़ेगा मेरा, चेंज इन लेंथ को बढ़ा रहे हैं हम लोग, उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं। जब देखा जाता है कि जब लंबाई को और बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को और बढ़ा दिया जाता है तो वह प्रॉपर्टी इलास्टिक रहता है, बट हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है, बट वो अभी तक इलास्टिक लिमिट को फॉलो कर रहा है। अप टू पॉइंट क्यू ऑब्जेक्ट ओबे द इलास्टिक लिमिट, क्यू पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट को फॉलो करता है, बट हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहा। कौन से पोर्शन में? P और Q के बीच में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अब फॉलो नहीं कर रहा है। स्ट्रेन को जितना बढ़ाया गया है उस रेशियो में स्ट्रेस अब नहीं बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने का जो रेशियो है वह कम हो गया, काफी स्लोली स्ट्रेस अब बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम लोग वहां पे क्या कहेंगे? स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, बट टिल अभी तक इलास्टिक लिमिट को ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है। अब क्या होता है, अब इस पॉइंट से आगे, P से आगे जब हम Q से आगे जब हम बढ़ाते हैं इलास्टिक लिमिट को, दैट मीन स्ट्रेंथ को अब Q से आगे बढ़ाया जाता है। दैट मीन्स अब यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करेंगे। अब इसकी लंबाई को और बढ़ा दिया जाता है, वेट को अप्लाई करके स्ट्रेन को और बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे Q और E के बीच में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्लास्टिक नेचर का पार्शियली इलास्टिक नेचर का प्रॉपर्टी शो करता है। दैट मीन्स यहाँ तक लाने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाता है तो थोड़ा सा अपना साइज को रिगेन आता है, बट कंप्लीटली रिगेन नहीं आ पाता है, और स्ट्रेस अब उससे ज्यादा स्ट्रेस उसमें नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, आफ्टर ई पॉइंट के बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ को और बढ़ाया जाता है। स्ट्रेन को बढ़ाने के बाद क्या होता है, वह वायर और पतला हो जाता है, और पतला हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दें फिर भी वह वायर लंबा होते जाता है, लंबा होते जाता है और पतला होके ऑटोमेटिक वह टूट जाता है। और ये सी पॉइंट पे टूट जाता है तो सी पॉइंट को हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जिस जगह पे जाके वायर टूट गया उसको हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्या मैंने बात किया, फिर से एक बार रिवीजन एक बार मैं दोहराता हूँ। यहाँ पे O से लेके P तक इलास्टिक लिमिट तो है ही, इस हुक्स लॉ को ओबे करता है, ओबे हुक्स लॉ। P से Q तक हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है, बट ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। Q से E तक पार्शियली इलास्टिक की तरह बिहेव करता है। पार्शियल इलास्टिक दैट मीन्स थोड़ा सा अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करता है, बट कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है। अब E से C तक ऑब्जेक्ट जो है परफेक्टली प्लास्टिक नेचर शो करता है, परफेक्टली इन इलास्टिक या प्लास्टिक नेचर शो करता है। प्लास्टिक नेचर दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी लंबाई को जितना बढ़ा दिया गया उतना में ही रह जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लेने के बाद वह ऑटोमेटिक लंबा होते रहता है, और एक पॉइंट पे जाके वह टूट जाता है, और जिस पॉइंट पे वो टूट जाता है उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोले कि ये जो मैंने बताया, हाँ ओके, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने ये बताया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम को, ये समझ में आई आप लोगों को ये ग्राफ में क्या हो रहा है? देखिए रिस्पॉन्स कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, अगर समझ गए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग के पास वही लिमिटेड टाइम है ना, ये मैं आप लोगों के साथ 1 घंटा ही रह सकता हूँ। देखिए इस ग्राफ का स्टडी करने के लिए हमें एक टाइप का सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट के टाइप का एक सिस्टम हमें रेडी करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, एक पतला हम लोग थिन वायर लेते हैं, एक पतला सा वायर कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उस वायर की यहाँ पे एक लोड दैट मीन्स हम लोग कहते हैं फोर्स, जिसको कहते हैं इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए लॉन्गिट्यूडनल फोर्स,
जिसको कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स वह फोर्स जो इसकी लंबाई को बढ़ाएगा। हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे। फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ फोर्स अप्लाई किए, फिर हमने उसके क्या क्या उसमें चेंजेस है उसको स्टडी किए। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है कि नहीं, उन सारी चीजों का स्टडी करते हैं और स्टडी के आधार पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखा गया कि जब हम फर्स्ट टाइम ये फोर्स अप्लाई किए, वो फोर्स कितना अप्लाई करेंगे ये हमें जानना होगा कि हम वो जो पतला वायर है उस वायर का मतलब डायमीटर कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हम एक वायर में एक फोर्स को अप्लाई किए यानी लंबाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जब हमने किया तो हमने क्या देखा कि एक अप टू पी, दैट मीन्स इसके जो रिजल्ट आएगा हम लोग ग्राफिकल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ जो स्ट्रेस आया इस वायर में, स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीज आएगा, स्ट्रेन, ठीक है। अब देखा गया कि अप टू पॉइंट पी, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक या फिर इसकी लंबाई यहाँ तक आ गया, इसकी लंबाई सपोज करिए बढ़ा के यहाँ तक ले आया और इसके नाम है पी, यहाँ तक आया पी। अप टू पॉइंट पी क्या हुआ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस दोनों का प्रोपोर्शनल हो रहा है। प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, दोनों सेम रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, अप टू पॉइंट पी तक। अब मैंने यहाँ पे फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स को बढ़ा दिया, दैट मीन इसकी लंबाई को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी और फोर्स को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया, फोर्स को बढ़ाया। जब मैंने फोर्स को बढ़ाया तो मैंने देखा ये पी और ये क्यू पोर्शन, ये क्यू पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे हुक्स लॉ ऑबे नहीं करता है। बट जैसे ही यहाँ पे ये फोर्स को हटा देते हैं फिर से ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल साइज रिगेन कर लेता है। दैट मीन्स क्या कहेंगे, ये अप टू क्यू पॉइंट तक, अप टू क्यू पॉइंट तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करता है और इलास्टिक लिमिट को फॉलो करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं फर्दर, इसके बाद इस फोर्स इसमें और भी ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल फोर्स यानी लंबाई को बढ़ाने वाला फोर्स और बढ़ाया जाता है। जब इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है और अप टू ई पॉइंट तक हम लोग आते हैं। ठीक है, ई पॉइंट तक इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, जैसे ही यहाँ पे फोर्स को रिमूव कर लिया जाता है, यह ऑब्जेक्ट इसका ओरिजिनल साइज था, ये ओरिजिनल साइज ये था, अब यहाँ तक रिगेन कर पाया, पूरा रिगेन कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाया। तो कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाया तो कैसा नेचर शो कर रहा है, पर पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक बिहेवियर वो शो कर रहा है, कौन, यह वायर। अब क्या किया जाता है, इसके लंबाई को फर्दर और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोर्स फिर से अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद इसकी लंबाई को बढ़ाकर सी तक लाया जाता है, सी तक लाया जाता है। जब सी तक लाया गया तो वहां पे क्या देखा गया, जैसे यहाँ पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, यानी यहाँ पे अगर जो वेट फोर्स लगाया था उसको अगर रिमूव कर दिए दे रहे, फिर भी कंटिन्यू आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इसका कंटिन्यूअस लेंथ बढ़ते रहता है और बढ़ते बढ़ते इतना पतला हो जाता है वायर और एक पॉइंट पे जाके वो टूट जाता है आफ्टर सी। तो ये जो रीजन है हमारा ई से सी तक कैसा नेचर शो करता है, दैट मीन्स यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लिए बट ये रिगेन नहीं कर रहा है साइज, जैसा जहां तक गया उतना ही रह गया, दैट मीन्स प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। वह जो वायर था, वायर का प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है जब उसकी लंबाई को ई से सी तक बढ़ाया जाता है। तो सी के बाद क्या होता है, आप लोग फोर्स हटा भी लेते हैं फिर भी वो कंटिन्यूअस लंबा होते जाता है और कुछ देर के बाद वो टूट जाता है। तो हम लोग सी को मानते हैं कि वो फ्रैक्चर पॉइंट है या फिर वो फ्रैक्चर पॉइंट सी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 रीजन आया हमारा, ये जो रीजन आया यहाँ से ओ से पी से ओ या ओ पी, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे करता है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। दूसरा इलास्टिक लिमिट को ओबे करता है। पी से क्यू के रीजन में यहाँ पे हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है बट ये इलास्टिक लिमिट में है, इलास्टिक लिमिट में है। दैट मीन्स वहां से अगर फोर्स हटा लेते हैं तो फिर अपना साइज रिगेन कर लेता है। अब पोर्शन आया Q से E, तो Q से E रीजन क्या करता है, ये पार्शियली इलास्टिक है,
दैट मीन्स पार्शियल इलास्टिक का मतलब है आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इट्स ट्राई टू रिगेन इट्स साइज बट कंप्लीटली अनएबल टू गेन इट्स ओरिजिनल, कंप्लीटली अपना साइज में नहीं आ पाता है बट आने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तो ये हो गया हमारा पार्शियली इलास्टिक नेचर। अब ई से सी तक, ई से सी तक कैसा नेचर शो करता है? ये फुल्ली प्लास्टिक नेचर। प्लास्टिक नेचर दैट मीन्स जितना लंबा कर दिया गया उसके बाद छोड़ देने के बाद मतलब अपना ओरिजिनल साइज में आने का कोई टेंडेंसी शो नहीं करता है, ठीक है। तो उसके बाद सी के बाद अगर फोर्स हटा लिया जाता है तो कंटिन्यूअस लंबा होते जाता है, एक समय आता है जब वायर टूट जाता है। तो ये था ग्राफ का, ये ग्राफ का स्टडी था और इसमें यही सारा चीज है। इसको नॉमेरिकल लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सारा चीज जो मैंने बताया वो सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइप्स का स्ट्रेन अब हम लोग के बारे में पढ़ेंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हमने बात किया था कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स को देखा था, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन्स को देखा था, तो अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे, फिर अलग अलग मॉडुलस को देखेंगे हम लोग। तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स को स्ट्रेस और यंग मॉडुलस। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वुल्फ मॉडुलस। तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस एंड रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 मॉडुलस हम लोगों को सिलेबस में है और हमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग पहला शुरू करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। चलिए अब ये इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा और कहीं पे प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वर्ड में ही दिखता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट मीन्स लंबाई के में चेंजेस के कारण जो स्ट्रेन आया उसी को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ओरिजिनल लेंथ, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेन ड्यू टू चेंज इट्स ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। मैंने इसे फिजिक्स की भाषा में थोड़ा सा सजा के लिखा है जिससे इसका डेफिनेशन कुछ बड़ा है। एंड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, इफ देयर इज ए चेंज इन लेंथ, अगर सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो ऑफ योर बॉडी, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ to the original length is called longitudinal strain and corresponding stress is called longitudinal stress, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद सिर्फ लंबाई में चेंजेस हो, चाहे लंबाई घट जाए या लंबाई बढ़ जाए, तो जो स्ट्रेन होगा उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा उसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। एक यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक पाइप है या फिर रॉड है जिसका लंबाई L है। आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस या फिर कह सकते हैं फोर्स, ठीक है, क्या हुआ, इसकी लंबाई को डेल्टा L बढ़ा दिया गया है, डेल्टा L बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा हमारा डेल्टा L बाय L और स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा, 10 कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो रहा था मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है वह हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम लोगों को ने डिफाइन कर लिया है या फिर फाइंड कर लिया है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट मीन्स डेल्टा L बाय L। ये हो गया हमारा दोनों का रेशियो। तो ये हमारा हो गया इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू ये दोनों चीज है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 10
द यंग मॉडुलस इक्वल टू एफ बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया और डेल्टा एल बाई एल, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस फॉर्म में आएगा एम जी एल। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एफ इक्वल टू होता है फोर्स जो होता है हमारा एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम ए। अच्छा एम मास है, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सॉरी ये था हमारा एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे जब इसकी लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो हमें जी को लेना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना होगा, एल हो गया हमारा जो एल यहाँ पे था ही, और यहाँ पे डी एल है एरिया, ये यहाँ पे जो आया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया ऑफ द इसका इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेंगे तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल। तो हमारा एक फॉर्म मिल गया यंग मॉडुलस इक्वल टू एम जी एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन फॉर्म में लिखा गया है और ये कैलकुलेशन फॉर्म में लिखा गया, तो ये रहा हमारा यंग मॉडुलस ऑफ द रॉड ऑफ द जो हमने मेटल लिया था उस मेटल का यंग मॉडुलस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यंग मॉडुलस तक। कल हम लोग देखेंगे बुल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस को।